हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम मेंटेनेंस के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के दूसरे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर की ही बात करेंगे, लेकिन आज हम कंपनी बदल रहे हैं। ये हमारा AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस कंपनी है, जिन्होंने इंटेल के पैरेलल में कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन किया है। और ये माइक्रो प्रोसेसर AMD ने जो बनाया है, उसमें सबसे बड़ी खूबी है कि उसकी स्पीड इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर से ज़्यादा फास्ट है। ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर है, तेज़ी से काम करता है। ये अलग बात है कि इनका पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है, और पावर कंजम्पशन ज़्यादा होने के कारण आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर कूलिंग का प्रोविज़न ज़्यादा रखना होगा। अगर कॉमर्शियल यूज करना है तो आप एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर होता है। अदरवाइज़ लो कॉस्ट में ये अच्छा प्रोसेसर ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारी कंपनियां इनके माइक्रो प्रोसेसर के का यूज करके माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर की बात हो, लैपटॉप की बात हो, नोटबुक की बात हो, डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है, मल्टी कोर प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए। सबसे नीचे से अगर हम चलें तो AMD सैम्प्रॉन 140 माइक्रो प्रोसेसर है, सिंगल कोर प्रोसेसर है। और सिंगल कोर प्रोसेसर होने के बाद भी इनका क्लॉक स्पीड 2.7 गीगाहर्ट्ज है। 45 नैनोमीटर इनका प्रोसेस टेक्नोलॉजी है। मतलब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में लेवल ऑफ इंटीग्रेशन को एक तरह से ये दिखाता है। इसके बाद नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यहाँ 234 मिलियंस। आप सोच सकते हैं कि 2340,000, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट किया गया है। पावर 45 वाट का है, और डेस्कटॉप में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्लो प्रोसेसर, क्योंकि सिंगल कोर है इनके पास। और इसी के पैरेलल में उन्होंने AMD Athlon 2 Neo MB40 माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। ये माइक्रो प्रोसेसर मोबाइल CPU के लिए है। मोबाइल में AMD के प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, और मोबाइल CPU के लिए आप देख लीजिए सिंगल कोर प्रोसेसर ही है। क्लॉक स्पीड इनका 1.6 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन पावर बहुत ही कम कंज्यूम करता है, 15 वाट। ओनली 15 वाट पर ये प्रोसेसर काम करता है, इसलिए इसको मोबाइल की टेक्नोलॉजी के लिए ही बनाया गया। मोबाइल में हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका लैपटॉप या नोटबुक में भी, टैब में भी इस्तेमाल किया जाएगा। सीधी सी बात है, मोबाइल कहने का मतलब आप ये नहीं समझें कि स्मार्टफोन की हम बात कर रहे हैं। मोबाइल CPU कहने का मतलब है कि जो मोबाइल डिवाइस है CPU बेस्ड, वो कंप्यूटर जो लैपटॉप है, नोटबुक है, टैबलेट है, उनमें ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके बाद AMD Athlon 2 कोर प्रोसेसर है, 3.1 गीगाहर्ट्ज इनका स्पीड है। प्रोसेस टेक्नोलॉजी 45 जनरली सबकी है, तो टेक्नोलॉजी सेम ही है इनका। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 234 ही है, इन्हीं के बराबर है, लेकिन 65 वाट का है। डेस्कटॉप CPU में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसका AMD Athlon 2 X3 450, AMD Athlon 2 X4 630, ये अलग अलग प्रोसेसर है। ये 3 कोर CPU है, और जनरली 2 कोर मतलब डुअल कोर, क्वाड कोर तो बनाए जाते हैं ये, लेकिन ट्रिपल कोर इन्होंने डिज़ाइन किया है। 3.2 गीगाहर्ट्ज इनकी क्लॉक स्पीड है। 300 मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर इसमें लगाए गए हैं। 95 वाट इनका पावर कंजम्पशन है। इसके बाद Athlon 2 क्वाड कोर प्रोसेसर है 2.8 गीगाहर्ट्ज में, और इनके पास ट्रांजिस्टर लगभग सेम है, और पावर कंजम्पशन भी सेम ही है। AMD Phenom 2 X2 565B डुअल कोर प्रोसेसर है, 6.3 गीगाहर्ट्ज में है, और 80 वाट पावर है इनका। AMD Phenom 2 X4 970BE, ये
क्वाड कोर प्रोसेसर है 3.5 गीगाहर्ट्ज में, और 125 वाट इनका पावर कंजम्पशन है, डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। AMD Phenom 2 X6 1100TB, ये हेक्स कोर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और हेक्स कोर टेक्नोलॉजी 3.3 गीगाहर्ट्ज पर है और 125 वाट इनका पावर है। और AMD का एडवांस अभी जो प्रोसेसर है AMD FX 8120, नंबर ऑफ कोर्स CPU कोर 8 है, ये ऑक्टा कोर CPU है 3.1 गीगाहर्ट्ज में। प्रोसेस टेक्नोलॉजी ये इनकी और भी कम है, और एडवांस टेक्नोलॉजी को और छोटे साइज़ में हमने बनाया है, और इनका पावर कंजम्पशन 125 वाट है। तो एक्चुअल में अब जब मार्केट में कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, अब डेल में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि हमने इंटेल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है या AMD प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। AMD प्रोसेसर में ये सारे जो चार्ट हमने बनाए हैं, इसके आधार पर आप देख लेंगे कि आपकी प्रोसेसर की कैपेसिटी क्या है, उसमें नंबर ऑफ़ कोर कितने हैं, उनका पावर कंजम्पशन कितना है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितने, ये तीनों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहाँ यूज किया जाएगा ये ध्यान रखेंगे आप। और ये नैनोमीटर की जो टेक्नोलॉजी है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर कितने मिलियन लगे हैं उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये तो चेंज किए नहीं जा सकते, इस पर हमारा आपका कोई पकड़ नहीं है। लेकिन जब हम प्रोसेस के चॉइस की बात करेंगे तो i3, i5, i7 के पैरेलल में AMD ने भी बहुत सारे प्रोसेसर बना रखे हैं, और इनकी कॉस्ट कम है। लो कॉस्ट में अगर आप कोई कंप्यूटर ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस कंप्यूटर को परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये जनरल यूज में आप करेंगे तो इनमें चूँकि पावर कंजप्शन ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि जब इतना पावर जनरेट होगा CPU के द्वारा, तो उसके लिए हमारा SMPS भी पावरफुल होना चाहिए, कूलिंग सिस्टम पावरफुल होनी चाहिए, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, या नहीं तो फिर इस प्रोसेसर के ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कॉस्ट तो कम है, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क है जिनको ध्यान में रख करके आप AMD प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लो कॉस्ट में ये बहुत अच्छे प्रोसेसर माने जाते हैं। इंटेल तो ग्लोबल लीडर है ही, उसमें तो कुछ नहीं हम कर सकते। लेकिन अगर इंटेल से बाहर आप लो कॉस्ट में कोई कंप्यूटर सिस्टम खरीदना चाहें तो आप AMD प्रोसेसर की तरफ भी जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि लो कॉस्ट में AMD मल्टीकोर प्रोसेसर AMD कंपनी नहीं बनाया, और भी बहुत सारी कंपनियां प्रोसेसर बनाती हैं। और इंटेल ने भी लो कॉस्ट प्रोसेसर सेलेरॉन के नाम से लॉन्च किया है, तो सेलेरॉन प्रोसेसर भी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में है। जब आप जाएंगे तो सेलेरॉन प्रोसेसर भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा लो कॉस्ट में। तो किसी भी कंपनी के कंप्यूटर को आप परचेज करें उससे पहले उसके प्रोसेसर के विषय में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, और ये डिटेल जानकारी के लिए ही हमने टेबुलर स्ट्रक्चर बनाया है। हमने पहले एक कॉमन जो जनरल प्रोसेसर बनाए गए थे अप टू 486 उन पर डिस्कशन किया, फिर एडवांस माइक्रो प्रोसेसर की बात, इंटेल के एडवांस माइक्रो प्रोसेसर की बात की। इंटेल में लो कॉस्ट में सेलेरॉन प्रोसेसर के विषय में भी आप ध्यान में रखेंगे, उनका भी डिटेल आप नेट वगैरह पर जरूर देख लेंगे। इसके बाद AMD प्रोसेसर जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बेचे खरीदे जाते हैं जिनके कंप्यूटर, उनके विषय में उनके भी डिफरेंट प्रोसेसर, उनका डिटेल पैरामीटर की लिस्ट हमने इस टेबल में बनाई है। और इस टेबल में बनाने का मकसद ये है कि एक ही जगह एक ही वीडियो में आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हो जाए कि आप जब भी चाहें प्रोसेसर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसको देख करके आसानी से पता कर लें कि कौन कौन से प्रोसेसर हैं और किस कंपनी ने बनाया है, और इनका क्या खास मकसद है, किस खास मकसद से इनको बनाया गया है, और क्या हमारे रिक्वायरमेंट पर ये सटीक बैठता है। अगर बैठता है तो हम ले लेंगे। ऐसा नहीं हो कि हमारा रिक्वायरमेंट बहुत मिनिमम है, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए कोर 2 भी अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर ग्राफिक्स और कैड और कैम प्रोसेसिंग की बात है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग की बात है, तो आप निश्चित रूप से नंबर ऑफ कोर ज़्यादा चाहेंगे, पैरेलल ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल कंप्यूटेशन होना चाहिए। प्रोसेसर में जितने नंबर ऑफ कोर ज़्यादा हों उतना ही अच्छा है। ये अलग बात है कि उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट अगर वैसा है कैड कैम का तो आप निश्चित रूप से उसको प्रेफर करेंगे। वीडियो गेमिंग प्रोसेसिंग की बात है
आपको ग्राफिक्स डिज़ाइन में काम करना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम करना है, तो निश्चित रूप से आप जितने नंबर ऑफ़ कोर अधिक रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ सामान्य काम के लिए, छोटे मोटे प्रोग्राम रन करने के लिए आप छोटे लेवल के प्रोसेसर पर भी काम कर सकते हैं। और हमारा प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी अभी जो स्थिति है, हम एक बात तो कह ही सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से कम से कम 10 साल आगे चलता है। आज भी जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे 10 साल पुराने हार्डवेयर भी सफिशिएंट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट के बाद जो डेवलपमेंट है केवल स्पीड की बात रह जाती है। इंटरनेट पर जितने भी हमारे प्रोसेसर और उनके इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन कर दिए गए हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शन सेट को प्रॉपर अगर इस्तेमाल कर लें तो हम सारा काम दुनिया का कर सकते हैं और इसमें से किसी भी प्रोसेसर के द्वारा वो काम किया जा सकता है। बस अंतर इतना ही है कि आप स्पीड की बात कर सकते हैं। कोई भी अगर लो प्रोसेसर आप लेते हैं तो आप ये नहीं मान के चलेंगे कि उस लो प्रोसेसर में आपका बहुत सारा काम नहीं होगा। काम तो करीब करीब होगा, बस शर्त यही है कि स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। और अगर हाई कैपेसिटी का प्रोसेसर आप लेते हैं, स्वाभाविक है नया जब आप परचेज करेंगे तो हाई कैपेसिटी प्रोसेसर की तरफ जाएंगे, लेकिन कॉस्ट और उनके डिफरेंट पैरामीटर को ध्यान में रख करके ही आप प्रोसेसर चूज करेंगे। ताकि कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि एक सीक्वेंस के आधार पर कि i3, i5, i7, तो हमने पिछले इंटेल माइक्रोप्रोसेसर में देखा था कि बहुत सारे केस में i5 और i3 दोनों एक जैसे हैं, कहीं कहीं i3 का परफॉर्मेंस ज़्यादा है। तो वैसी स्थिति में जब तक CPU का डिटेल आप नहीं समझ ले तब तक उस पर कोई डिसीजन ना ले, हम तो यही कहेंगे। और इसके बाद और भी जो दुनिया में पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइनर कंपनी है उनके विषय में डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसको रब करते हैं और फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हुए अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उस माइक्रो प्रोसेसर का जिनके विषय में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं या लोग बहुत कम जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी सिर्फ इंटेल या AMD है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। और इंटेल ने भी बहुत लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर भी लॉन्च उन्होंने किया है। तो अलग अलग कंपनियों के विषय में ज़रा डिटेल देख लिया जाए कि कौन सी कंपनी है, क्या करती है। तो प्रोसेसर में सबसे पहले इंटेल माइक्रो प्रोसेसर जो है, इंटेल ने लो कॉस्ट प्रोसेसर में सेलेरॉन या सेलेरॉन D नाम के प्रोसेसर को लॉन्च किया, जो इक्विवेलेंट है हमारा P3 P4 प्रोसेसर के अगेंस्ट। और ये लो कॉस्ट प्रोसेसर है, इनके कॉस्ट में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है। अगर हम इस प्रोसेसर की बात करें तो अगर ये 2000 में मिलेगा तो इसी का इक्विवेलेंट अगर इंटेल प्रोसेसर की हम बात करें तो 5 से 6000 में मिलेगा, मतलब 3 से 4000 रुपये का अंतर आता है। तो उसके आधार पर भी सिर्फ प्रोसेसर में अगर इतना अंतर हो जाए तो कंप्यूटर के कॉस्ट में कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपनी को सामान बेचने में सुविधा होती है। इसलिए इंटेल ने लो कॉस्ट प्रोसेसर के नाम पर सेलेरॉन प्रोसेसर को लॉन्च किया। इंटेल कंपनी की ही है और इनकी रिलायबिलिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सेलेरॉन प्रोसेसर का अगर हमने सिस्टम खरीद लिया, सेलेरॉन प्रोसेसर खरीदने का मुख्य मकसद होता है कि लो बजट में, लो कॉस्ट में हम कंप्यूटर डेवलप कर सकें ताकि लोग आसानी से काम कर सकें। तो आप इंटेल का ओरिजिनल प्रोसेसर खरीदें या सेलेरॉन प्रोसेसर खरीदें, दोनों इंटेल के विश्वास के साथ मार्केट में उपलब्ध होता है और उसके इक्विवेलेंट आपको मार्केट में सर्विस देता है। इसके बाद अगली कंपनी है MIPS ने अलग अलग, ये सारे हम एडवांस माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। इनिशियल फेज में जो बनाए गए थे 286, 386 के समय में बहुत सारी कंपनियां तो थी ही नहीं, इसलिए जितनी भी कंपनियां ये सब इंटेल पेंटियम प्रोसेसर के बाद की बातें करती हैं। और कुछ जो पेंटियम के साथ थी उसी में MIPS है। इसमें R4000, R4400, 5000, 10000, 12000 ये इस तरह के प्रोसेसर लॉन्च किए गए और ये भी कंप्यूटर में इस्तेमाल किए गए अलग अलग कंट्री में। हमारे यहाँ तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और ये सारे प्रोसेसर रिस्क आर्किटेक्चर पर बने होते हैं। प्रोसेसर के बनाने की जो तकनीक है वो जनरली दो तरह के आर्किटेक्चर के आधार पर हम प्रोसेसर को डिज़ाइन करते हैं। पहला रिस्क
है और दूसरा एक होता है CISC, CISK। रिस्क मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और CISC मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। प्रोसेसर की एक्चुअल बात हो रही है, तो ये कंप्यूटर से एसोसिएटेड है इसलिए हमने इसको रिस्क या CISC बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट और रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है सामान्य में रिस्क प्रोसेसर का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, हमको मैथ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन या साइंटिफिक ऑपरेशन के लिए बात होने लगी, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन से हमारा काम नहीं चलता है। तो कंप्यूटर के केस में जहाँ पर मैथ प्रोसेसिंग यूनिट भी इंट्रोड्यूस किया जाए, वहाँ पर ज़्यादातर हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की बात करते हैं और वही कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाए जाते हैं। रिस्क कंप्यूटर का इस्तेमाल हम पीसी में तो करते हैं, लो लेवल इंटीजर प्रोसेसिंग की बात हो तो वहाँ अच्छी तरह से काम करता है, या फिर बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम बनाए जाते हैं, वहाँ पर हम रिस्क आर्किटेक्चर की बात करें तो MIPS ने रिस्क आर्किटेक्चर पर बेस्ट कंप्यूटर बनाया था। उसके बाद DC's अल्फ़ा ने अल्फ़ा 21064, 21164 एंड अल्फ़ा 21264 प्रोसेसर इन्होंने लॉन्च किया। ये सारे प्रोसेसर डुअल कोर, क्वाड कोर के लेवल के प्रोसेसर हैं और ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद साइरिक्स प्रोसेस, देखिए साइरिक्स कंपनी इंटेल के साथ साथ डेवलप हुई थी। ये कंपनी इंटेल से लो कॉस्ट में साइरिक्स प्रोसेसर बनाते थे और वो पेंटियम के साथ साथ साइरिक्स ने भी बनाया था। साइरिक्स ने 586, 686, 686 MX ये मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के साथ आया था। तो साइरिक्स प्रोसेसर इंटेल के मार्केट में आने के बाद मार्केट के इंटेल के कंपटीटर के तौर पर उन्होंने खड़ा किया बिजनेस, और ये बहुत ही लो कॉस्ट में बहुत अच्छा रिलायबल प्रोसेसर वो डिज़ाइन करते थे। बाद में चल के ये इस कंपनी को बेच दिया गया और नेशनल सेमीकंडक्टर ने इनको ख़रीदा। फिर वियास के नाम से इन्होंने वियास C3 प्रोसेसर लॉन्च किया, लेकिन ये कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चली और बाद में इन्होंने प्रोसेसर बनाना, कंपनी ही बिक गई तो प्रोसेसर बनाने की बात ही नहीं है। तो लेकिन ये लो कॉस्ट में बहुत अच्छा प्रोसेसर बनाते थे और सबसे सस्ता कंप्यूटर की अगर बात करें तो साइरिक्स प्रोसेसर बेस्ट ही कंप्यूटर होता था। उसके बाद सन अल्ट्रा स्पार्क कंपनी आई, इन्होंने भी अल्ट्रा स्पार्क 4+, अल्ट्रा स्पार्क T1, अल्ट्रा स्पार्क T2 नाम के प्रोसेसर को लॉन्च किया। नेशनल सेमीकंडक्टर आई, इसमें NS32032, 32332, 32C532 और M2300 नाम के प्रोसेसर मार्केट में लॉन्च किए। ये भी CPU में इस्तेमाल किए गए अलग अलग जगहों पर। इसके बाद एक कंपनी है मोटोरोला। देखिए इंटेल के साथ साथ रिसर्च में इनका बहुत बड़ा योगदान है मोटोरोला कंपनी का, और माइक्रो प्रोसेसर के डिज़ाइनिंग में वो इंटेल के बराबर के भागीदार थे। और इंटेल ने जब 8085 डिज़ाइन किया था उसी समय से वो 6800, 6809, 68000, 68008, 68010, 68020, 68030, 40 इस सीरीज के 68 सीरीज के प्रोसेसर उन्होंने बनाए। और बाद में चल करके उन्होंने कंप्यूटर के लिए माइक्रो प्रोसेसर नहीं बना करके अपने फील्ड को इन्होंने बदला, और ये फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाने लगे। जैसे माइक्रो कंट्रोलर जितने भी बनाए गए, चाहे वॉशिंग मशीन की बात हो, एयर कंडीशन की बात हो, अब स्मार्टफोन में तो आप मोटोरोला बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट वो लॉन्च करती है। तो इस तरह के बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलेंगे मोटोरोला के, और जिसमें वो पहले तो उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर से शुरुआत की थी, बाद के समय में अपने माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी को तो मेंटेन रखा उन्होंने, लेकिन कंप्यूटर के फील्ड से थोड़ा अलग हो गए और वो अलग अलग कंज्यूमर आइटम के लिए प्रोसेसर उन्होंने बनाना शुरू किया। और भी बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर बनाए, एम्बेडेड सिस्टम के लिए ज़्यादातर उन्होंने बनाए, और रोबोटिक्स के लिए भी बहुत सारे इनके प्रोसेसर मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मोटोरोला के चिप आपको बहुत सारे मिलेंगे।
मोटोरोला बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन वो माइक्रो प्रोसेसर में इंटेल के साथ साथ उन्होंने शुरू किया था और बाद में चल करके वो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के फील्ड से थोड़ा अलग हो गए। BS कंप्यूटर ने VS C3 के नाम से लॉन्च किया। एक कंपनी ARM आई। ARM देखिए कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी और ये ज़्यादातर ध्यान इन्होंने अपने माइक्रोप्रोसेसर के डेवलपमेंट पर नहीं दे करके माइक्रोप्रोसेसर के आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट पर दिया। बहुत सारी कंपनी को इन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दिया और आज के तमाम जितने भी स्मार्टफोन के प्रोसेसर बनाए जा रहे हैं उसमें ARM कंपनी का बड़ा योगदान है। वो आर्किटेक्चर बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रोसेसर के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तो उनका भी बहुत सारा प्रोसेसर आपको मिले, ARM 7, 9, 10, 11, V7, Cortex A8, Cortex A9, Cortex A15, टेग्रा 2, स्नैपड्रैगन जो स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे वो प्रोसेसर हैं जो कंप्यूटर के लिए तो नहीं, लेकिन स्मार्टफोन भी आज का क्या है, आज आपका कंप्यूटर की तरह ही बिहेव होता है, कंप्यूटर के सारे काम यहाँ होते हैं। तो ये सारे प्रोसेसर भी हमारे पास पावरफुल प्रोसेसर हैं और लो कॉस्ट और लो एनर्जी रिक्वायरमेंट पर काम करते हैं। क्योंकि अगर स्मार्टफोन के लिए हमको कोई प्रोसेसर बनाना है तो उनका पावर कंजम्पशन बहुत कम होना चाहिए, बैटरी पर चलना है, जितना लॉन्ग ड्यूरेशन बैटरी पावर हमारा बैकअप होगा उतना ही बढ़िया होगा। तो उस तरह के माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट में ARM कंपनी का बड़ा योगदान है, उन्होंने इस तरह का काम किया। इसके बाद सेल प्रोसेसर कंपनी है, ट्रांसमेटा कॉरपोरेशन कोर्स चिप है। अब जैसे सेल प्रोसेसर की बात है तो सेल प्रोसेसर खास करके तोशिबा और आपके IBM और सोनी कंपनी ने मिलकर के सेल प्रोसेसर डेवलप किया था और बहुत सारे टेलीविज़न सिस्टम में, मॉनिटर के लिए और भी इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर आइटम में उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसर सेल प्रोसेसर ने बनाए हैं। और ये ट्रांसमेटा कॉरपोरेशन जो है इस कंपनी ने खास करके जो प्रोसेसर बनाए हैं वो प्रोसेसर आपको टैबलेट में, नोटबुक में और लैपटॉप में मिलेंगे। तो ये सारी कंपनियां, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके विषय में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन चूँकि कंप्यूटर का फील्ड बहुत बड़ा है, हर तरह के कंप्यूटर बनाए गए हैं, स्मार्टफोन से लेकर के टैबलेट से लेकर के लैपटॉप है, नोटबुक है, आईफोन्स हैं, उसके बाद आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है। तो अलग अलग कंप्यूटर के लिए पैरेलल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये जो सारी जो कंपनियां हैं जिसमें इंटेल और AMD को भी हम जोड़ लें तो यही वो कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के फील्ड को बहुत ज़्यादा बल प्रदान करती हैं, डिज़ाइन देती हैं और पूरी दुनिया में माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट में इनका योगदान है। हर कंपनी का अलग अलग फील्ड है, उस फील्ड में वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए किसी कंपनी को छोटा या बड़ा हम नहीं समझते हैं। हाँ, किसी कंपनी का कौन से फील्ड में क्या स्पेशलाइजेशन है, किस तरह के वो माइक्रोप्रोसेसर डिज़ाइन करते हैं, उनका क्या उपयोग है, वो अपने अपने फील्ड के आधार पर डिज़ाइन करती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो ये थी माइक्रो प्रोसेसर की कहानी जो 8088 1974 से डेवलप होते होते आज के 2020 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतने सारे मार्केट में कंपनियां हैं, बहुत सारी माइक्रो प्रोसेसर के मॉडल आए हुए हैं और हर माइक्रो प्रोसेसर का एक निश्चित फीचर है। माइक्रो प्रोसेसर किसी भी कंपनी का आप लें, आज के मॉडर्न और एडवांस माइक्रो प्रोसेसर में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कंपनी का नाम तो सब लोग जानते हैं कि पहले हम कंपनी के नाम से ही जाते हैं, आंख बंद करके खरीदते हैं। लेकिन जब आप टेक्निकल पर्सन है, जब आपको जानकारी है माइक्रो प्रोसेसर की, तो केवल नाम से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उस माइक्रो प्रोसेसर के मॉडल के विषय में जानें और कुछ पैरामीटर तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड लेंथ, माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्लॉक साइकिल, उसके बाद नंबर ऑफ कोर्स, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग इनसाइड एग्जीक्यूशन यूनिट कितने हैं उस प्रोसेसर में, जितना एग्जीक्यूशन यूनिट उतना ही फास्ट होगा, जितना क्लॉक फ्रीक्वेंसी हाई होगा उतना ही फास्ट होगा, किस तरह के कोर्स हैं उनकी बात हम करते हैं। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पावर कंजप्शन कितना है, कितना पावर हमारा वहाँ पर एनर्जी लॉस होगा,
एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, क्योंकि उसके आधार पर हम जानते हैं कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर जिस तरह से काम करता है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें लगाई गई है, तो वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा रेडिएट होता है, हीट जनरेट होता है, और उस हीट को हमको हीट सिंक से निकालना होता है। उसके साथ मेटल प्लेट हम बड़ा से बड़ा लगाते हैं, और उस हीट सिंक से हम माइक्रोप्रोसेसर के अंदर के हीट को पहले तो बाहर की ओर लाने की कोशिश करते हैं। उससे भी काम नहीं चलता तो एक छोटा सा फ़ैन लगाते हैं, CPU फ़ैन, जो उस माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा जनरेट किए गए हीट को जल्दी से एटमॉस्फेयर में रेडिएट करे। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं, आप उनके बॉक्स को आप देखेंगे तो वेंटिलेटर युक्त होते हैं, ताकि आसानी से एयर पास कर सके। एयर वेंटिलेशन का प्रोविज़न हम रखते हैं, ताकि आसानी से जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो हीट, और हमारा माइक्रोप्रोसेसर लंबे समय तक काम कर सके। तो हीट मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जिनके विषय में हमको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे किसी माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा कितने नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किए जाएंगे, उसके अंदर कितने रजिस्टर हैं, किस तरह के इंस्ट्रक्शन सेट पर ऑपरेट हो। क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर या मशीन लेवल अगर प्रोग्रामिंग की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वहाँ तो जानने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ एक सामान्य यूजर को, हमारे आपके जैसे यूजर को, उसके इंस्ट्रक्शन सेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वर्ड लेंथ, क्लॉक फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ कोर्स एंड पावर कंज्यूम्ड, ये 4 पैरामीटर है जिस पर विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, तभी किसी माइक्रोप्रोसेसर को चूज करेंगे। और साथ में अपना रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखेंगे कि हमको किस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत है। उसके अनुरूप हम माइक्रोप्रोसेसर मार्केट से ख़रीदते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक कहानी थी जो पिछले 2-3-4 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रोप्रोसेसर पर कंसंट्रेट किया है। हम जानते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर नहीं है। हम कंप्यूटर या सिस्टम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर एक, जिसको हम जनरली बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो एक प्रोग्रामेबल चिप है जो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर टोटल कंट्रोलिंग पावर रखता है, उसको हैंडल करता है, मैनेजमेंट करता है। लेकिन हमारे मदरबोर्ड पर और भी बहुत सारे डिवाइस हैं जिन पर डिस्कशन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।